Hello class 8th. Today we will do chapter 5 of history and this is crafts and industries. तो चलिए देखते हैं crafts और industries में क्या है. इंडस्ट्रीज इन द प्री ब्रिटिश पीरियड, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, कैसी थी. बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, इंडस्ट्रीज इन इंडिया प्रोड्यूस्ड फाइन क्वालिटी कॉटन, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऑन अ लार्ज स्केल. तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा खासा था. कॉटन के, सिल्क के और प्रीशियस स्टोन्स की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ अच्छी खासी रन कर रही थी. प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर हो रहा था. These goods had a great demand in the western markets. Under the patronage of the rulers, a large variety of goods were produced in the royal कारखानास और workshops. हमारा जो हम हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, जो हाथों की कारीगरी से चीज़ें बनती थी, वो बाहर बहुत फेमस थी, वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत फेमस थी. और इनको जो बढ़ावा दिया वो रूलर्स ने भी दिया था. उस समय के जो राजा महाराजा थे, जो मुगल रूलर्स थे, उन्होंने भी जो हैंडीक्राफ्ट था उसको काफ़ी सराहना की थी, उसकी काफ़ी उसको एनकरेज किया था. और रॉयल कारखानाज में इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था. द यूरोपियन ट्रेडर्स मेड अ ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग इंडियन गुड्स इन द यूरोपियन मार्केट्स. तो यूरोपियन ट्रेडर्स भी ट्रेड करते थे और यूरोपियन मार्केट्स में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, ये हाथों से बनी चीज़ों की बहुत अच्छी डिमांड थी और काफ़ी ट्रेड इन चीज़ों से हुआ करता था उस समय पर. European powers such as the British, the French and the Portuguese fought with each other to establish their monopoly over the lucrative trade with India. However, the situation changed after the Industrial Revolution in Britain. तो देखो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ थी, अच्छा कॉटन था, गुड क्वालिटी का सिल्क हमारे यहाँ होता था, बहुत ही कीमती पत्थर हमारे यहाँ मिलते थे. तो इन सब का ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था. और इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि फ्रेंच भी आए, पोर्टुगीज़ भी आए, ब्रिटिशर्स भी रहे और इन लोगों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी रहीं यहाँ की मोनोपोली हासिल करने के लिए, यहाँ पर कंट्रोल पाने के लिए. पर बहुत कुछ चेंज हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जो कि ब्रिटेन में आया. तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या. The Industrial Revolution in Britain saw the establishment of various industries in Britain and the large-scale production of factory-made goods. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया ब्रिटेन में, और जितनी भी चीज़ें थीं उनको हाथों से बनाने की बजाय अब फैक्ट्री से बनाने लगे. फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें थीं उनसे बनाने लगे. टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आज भी अगर हम देखें तो टेक्सटाइल और आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज अगर नहीं होंगी तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, डैम्स कैसे बनेंगे, पुल कैसे बनेंगे, इवन छोटे जो हमारे बर्तन तक होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो भी स्टील के बने होते हैं. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का. Britain now needed to find markets for the factory-made products. Thus, the fundamental nature of trade between Britain and India changed. From being a major exporter, India turned into a major importer. अब ये लोग फैक्ट्रीज में ब्रिटेन में सामान बनाने लगे. कच्चा माल हमारे यहाँ से ही जाता था, वहाँ पर बनता था, अब उन्हें वो सामान बेचना था. अब इन्होंने क्या किया कि बेचा भी हमारे ही देश में आकर. तो अब हम लोग एक्सपोर्टर भी हो गए थे और इम्पोर्टर भी हो गए थे, यानी कच्चा माल भेजते थे और बना हुआ माल यहाँ पर आता था और इंडियन मार्केट्स में उनको बेचा जाता था. इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड मार्केट. इन द वर्ल्ड मार्केट इंडियन टेक्सटाइल्स वर नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड फाइन क्राफ्ट्समैनशिप. तो देखो हमारी जो सबसे खासियत थी, उस समय की खास बात थी कि जो क्राफ्ट्स जो हम बनाते थे, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, जो कारीगरी होती थी, वो कारीगरी कहीं और नहीं मिलती थी. तो हमारा अच्छा खासा नाम था उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी के लिए. इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो टू सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया. लखनऊ, आगरा, बनारस, अहमदाबाद, मुल्तान, ढाका एंड सूरत वर मेजर सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया. In Britain, calico and muslin were in huge demand. From the 16th century, the European traders took Indian textiles to the European markets, where they became very पॉपुलर. तो हमारे यहाँ का
जो कैलिको था और जो मुस्लिन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, अच्छा खासा डिमांड में था ब्रिटेन के अंदर, तो इन्होंने वो भी वहाँ पर जाकर बेचना शुरू कर दिया। The East India Company traders bought Indian textiles at a very low price and made huge profits by selling them in the European markets. यूरोपियन मार्केट्स में उनको बेचा, पर बहुत ही कम दामों पे उनको बेचा गया और बहुत बड़ा प्रॉफिट उनसे कमाया गया। जब यहाँ से उन्होंने लो प्राइस पर खरीदा, वहाँ पर भी उन्होंने उसको, वहाँ पर उन्होंने जाकर उसको हाई प्राइस में बेच दिया, तो यहाँ के लोगों को तो पैसा कम मिला, जो जिन लोगों ने मेहनत की, जिन्होंने सारी कारीगरी करी, उन्हें पैसा कम मिला, पर बीच का प्रॉफिट ब्रिटिशर्स खा गए। However, post-industrial revolution, the English textile industry demanded a ban on the import of Indian textiles. पर जैसे ही वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसको बंद कर दिया गया, यानी कि इंडस्ट्री जो इंडियन टेक्सटाइल की जो सामान था उस पर बैन लगा दिया गया। Keeping the interest of the English textile industry owners, the British government passed the Calico Act in 1720, which banned the use of printed cotton textile in England. देखो कितनी होशियारी से उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ का जो सामान था, जिसको वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में ले जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ अपनी फैक्ट्रीज में उसमें सामान बनाते थे, ठीक है, यहाँ से कच्चा माल ले गए, ब्रिटेन में जाकर उसको इंडस्ट्रीज में बना लिया, गुड्स बना लिए, अपना सामान बना लिया, और यहाँ के सामान को वहाँ पर नहीं बेचने की परमिशन थी। यहाँ के सामान को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई, इंडिया का सामान वहाँ कोई नहीं बेचेगा, जबकि इंडिया से ही माल जा रहा है, सारा कच्चा माल जा रहा है, पर वहाँ पर बनने के बाद जो ब्रिटेन के लोग हैं वो अपनी ही टेक्सटाइल का जो सामान है उसको खरीदेंगे, अपनी ही टेक्सटाइल के कपड़े वहाँ पर पहने जाएंगे। The focus shifted to importing raw materials from India and exporting machine goods to the Indian market. The goods coming from England were free of custom duties. Devoid of any protective laws, the Indian textile industry suffered huge losses. Loss हुआ, देखो लॉस क्यों हुआ, आप ये मान के चलिए फार्मर्स हैं, यहाँ पर कॉटन उगा रहे हैं, सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारा का सारा कच्चा सिल्क, सारा का सारा कॉटन ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन, और पैसा भी नहीं देते थे, वो बहुत ही सस्ते दामों पे यहाँ से खरीद लेते थे, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी टेक्सटाइल में सामान बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ, इस टी शर्ट की बात कर लेती हूँ, ठीक है, जो मैंने पहनी हुई है, तो इस ये टी शर्ट कॉटन की बनी हुई है, ओके। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कॉटन यहाँ से ले गए, वहाँ पे जाके ब्रिटेन में जाकर ये टी शर्ट तैयार कर ली, ये शर्ट तैयार कर ली, उसके बाद इस शर्ट को वहीं के लोग पहनते थे, इसके अलावा इंडिया का जो सामान था वहाँ के लोग नहीं पहनते थे, और इससे भी ज़्यादा जो ब्रूटल कंडीशन उन्होंने कर दी कि ये टी शर्ट जो हमारे ही सामान से बनी हुई है, ये हमें महंगे दामों में यहीं से खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हुआ, सामान भी हमारा और ख़रीदना भी हमें पड़ रहा है। अब ये महंगी तो थी, पर उससे महंगी नहीं थी जो यहाँ के लोग टेक्सटाइल में बना रहे थे, उतनी महंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए कच्चा माल कम था, कच्चा माल कम था तो अपने आप ही महंगाई होगी, जब महंगाई होगी तो इंडिया की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और ब्रिटेन से जो चीज़ें आ रही हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना जो हमारे यहाँ से माल ले जाते थे, वहाँ पर बनाते थे, उसको वापस लाकर इंडियन मार्केट्स में ही बेचते थे। The Charter Act of 1813 opened the Indian market to non-East India Company traders as well. So more and more machine made entered the Indian markets. चार्टर एक्ट और आ गया जिसके अंदर जो ब्रिटेन के लोग थे वो अपना सामान इंडियन मार्केट में बिना कस्टम ड्यूटी के बेच सकते थे, कोई लिमिट नहीं थी अपना सामान बेचने की। जब वहाँ से सामान आएगा तो थोड़ा सा सस्ता होगा यहाँ के सामान से, और यहाँ के जो मार्केट्स थे वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए। यहाँ का जो इंडियन मार्केट था वो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ। The British devised a systematic strategy to drain India's wealth. The nationalist leader Dadabhai Naoroji was the first to point out how the Indian wealth was being drained off to Britain without any returns. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि वेल्थ, हमारे पैसे का यहाँ से चले जाना, हमारे हिंदुस्तान से पूरा का पूरा पैसा जा रहा था, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये सब किया था कि हमारे यहाँ से जो पैसा जा रहा था वो वापस नहीं आने वाला था। और दादा भाई नरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है,
और हमारा जो इंडिया का पैसा है वो ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है. He believed that the British oppressive policies drained the wealth of India and led to the impoverishment of the Indian industries. The theory of economic drain indicated the exploitative character of the British rule. अब आप इतने से तो समझ ही गए होंगे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से बर्बाद हो गई. तो जैसे आज चाइना का माल खरीदने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर चाइना का सामान हम ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा है वो चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है. जबकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो इंडिया के लोग बना रहे हैं, हम उनको नहीं खरीद रहे हैं. ये चीज़ ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हुई थी कि ब्रिटेन से आया हुआ सामान खरीदा जा रहा था और इंडियन जो सामान था उसको नहीं खरीदा जा रहा था, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी. Now let's talk about industrial growth in the 20th century. Due to the efforts of some visionaries, Indian industries witnessed a slow revival in the second half of the 19th century. कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों को समझ रहे थे, उन्हें पता था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वो बर्बाद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं. इसीलिए उन्होंने कुछ एफ़र्ट्स डाले और जिन एफ़र्ट्स की वजह से सेकेंड हाफ में 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज़ हमारी रिवाइव करने लगी, थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी. मेनली 2 kinds of industries developed: plantation industries and machine based industries. So first we'll talk about plantation industries. Vast stretches of land on which crops such as tea, coffee and rubber were grown were known as plantations. तो जब हम प्लांट्स लगाते हैं, क्रॉप उगाते हैं, टी की, कॉफ़ी की, रबर की, तो ये उस समय के प्लांटेशन में आती थी. There was a huge demand for these goods in the European markets, which gave an impetus to the plantation industry. तो हमारे यहाँ की जो टी, कॉफ़ी और रबर थी, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में और इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता था. However, most of these plantations were owned by the British. तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ज़मीनें थीं वो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी फार्मर से, और टी कॉफ़ी के लिए भी उन्होंने ज़मीनें हथिया ली थी. इसके अलावा जिन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं दी उन्हें फोर्स किया गया कि वो भी अपनी ज़मीनों पर टी या कॉफ़ी ही ग्रो करेंगे, या तो रेवेन्यू देंगे या फिर अपनी क्रॉप्स देंगे. तो प्रॉफिट मिल सकता था पर बहुत ही कम मिल सकता था, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया था जिसमें टी, कॉफ़ी, रबर उगाई जा सकती थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर था. द लेबरर्स हु वर्कड इन दीज प्लांटेशंस वर सब्जेक्टेड टू मच ऑपरेशंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड tea plantations were established in various parts of Assam, Bengal and South India. Several coffee plantations were also set up in different parts of India. तो नए नए बागान लगाए गए चाय के, कॉफ़ी के, नए नए असम में, बंगाल में और साउथ इंडिया में. नाउ मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. तो ये तो हो गई प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़. अब हम बात करेंगे मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, बॉम्बे emerged as an important trading center. तो देखो शुरुआत से ही बॉम्बे एक इम्पॉर्टेंट साइट थी, इम्पॉर्टेंट जगह थी ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए. हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वाला एरिया कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी स्ट्रेटजीज़ लगाई. किसी ने अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. तो हमारा जो बॉम्बे है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है एज अ ट्रेडिंग सेंटर. The first cotton mill was established in Bombay in 1854. By 1900, around 84 mills started operating from Bombay. तो 1900 तक कम से कम 84 मिल्स थी जो कि मुंबई से ऑपरेट कर रही थी. Most of these mills were owned by Parsi and Gujarati businessmen who earned money by trading with China. इनका काम था ट्रेड करना चाइना से, और गुजराती पारसी बिजनेसमैन थे उस समय के जिन्होंने थोड़ा बहुत रिवाइवल करने की कोशिश की थी चीज़ों को. In 1861, a cotton mill was established in Ahmedabad, and in 1862, another cotton mill was set up in Kanpur. These cotton mills created a huge demand for jobs. जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, तो आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, जॉब तो लगेगी ही. People from villages flooded to the cities to work in these mills. लोग बाग अपने गांव छोड़कर आ गए शहरों की तरफ इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए.
In the initial years, Indian textile industry faced many challenges. In most of the countries, the infant industry was protected by the government by imposing heavy import duties. तो इस शुरुआत में जो चैलेंजेस आए वो काफ़ी थे इंडस्ट्रीज़ के सामने, क्योंकि सपोर्ट था नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उस समय ब्रिटिशर्स की थी, कोई सपोर्ट नहीं था। हैवी ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी उन्हें, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। जो रॉ मटेरियल था वो महंगे में मिलता था। ज़मीन उनके पास कम थी खुद का रॉ मटेरियल ग्रो करने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस समय लोगों के सामने आए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया रिफ्यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री। और उस समय इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद होते हुए ब्रिटिशर्स देखना चाहते